सप्रू कमेटी ने 1945 में दो तरह के राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स सजेस्ट किए थे। एक थे हमारे पास जस्टिसिएबल और दूसरे थे हमारे पास नॉन जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल राइट जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की अगर मेरा राइट वायलेट होता है तो मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करता हूं और सुप्रीम कोर्ट उस राइट को क्या करेगा, एनफोर्स करेगा। इसी तरीके से दूसरा राइट जो कि नॉन जस्टिसिएबल था उसका नाम है डीपीएसपीज। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त मुनीश, वेलकम टू गुरुकुल चंडीगढ़। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीपीएसपी। केवल टॉपिक ही नहीं डिस्कस करेंगे, साथ में आज मैं एक ट्रिक भी लेके आया हूं जिसके जरिए आपको इसी वीडियो में हर एक आर्टिकल याद हो जाएगा और इस चीज़ का मैं प्रॉमिस करता हूं। और इस ट्रिक से आप लोग हर एक आर्टिकल एकदम से याद कर लोगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे दबा दो और लास्ट में वीडियो लाइक एंड कमेंट करके एंड शेयर करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो डीपीएसपी शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सप्रू कमेटी ने 1945 में दो तरह के राइट सजेस्ट किए थे। कौन कौन से? एक थे हमारे पास जस्टिसिएबल जो कि क्या है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, और दूसरे है हमारे पास नॉन जस्टिसिएबल राइट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीपीएसपी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भी अगर ये राइट्स बना दिए, अगर ये एनफोर्सेबल ही नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं, तो इसका फ़ायदा क्या? ठीक है, इसको एनफोर्स कैसे करवा सकते हैं? देखिए ये एक तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से ये डायरेक्शंस हैं स्टेट को कि जो भी लॉ बनाए या पॉलिसीज़ बनाए वो इन डीपीएसपीज को ध्यान में रखते हुए बनाए, ठीक है। तो भाई एनफोर्स कौन करेगा, इसकी इवैल्यूएशन कौन करेगा? तो इसकी इवैल्यूएशन कौन करेगा, वो है पब्लिक। जैसे जस्टिसिएबल में कौन करता था एनफोर्स, वो थी सुप्रीम कोर्ट की। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंचते थे, लेकिन यहां पे कौन है, पब्लिक। भाई पब्लिक कैसे कर सकती है? देखिए हम लोग कहते हैं कि अगर कोई स्टेट के वेलफेयर के लिए काम नहीं करती कोई भी गवर्नमेंट है तो इट मींस हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, इसको अगले इलेक्शंस में बताएंगे। तो अगले इलेक्शंस में बताएंगे कहने का मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट अपनी गुडविल बनाने के लिए अच्छे काम करती है, स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करती है, ताकि वो दोबारा चुनाव लड़के दोबारा सरकार में आए। तो वो वहां पे कौन इवैल्यूएट कर रहा है, यहाँ पे कौन इवैल्यूएट कर रहा है, किसका ओपिनियन है, पब्लिक का। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जस्टिसिएबल, देखिए हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि जस्टिसिएबल राइट क्या है, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जस्टिसिएबल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट, और नॉन जस्टिसिएबल क्या है हमारे पास, डीपीएसपीज है। तो डीपीएसपीज है क्या? डीपीएसपीज एक तरह से क्या है, आइडियल्स हैं जो कि स्टेट को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। अब स्टेट क्या है, आगे मैंने कहा एक एक आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है वो सेम है जो हम लोगों ने आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था कि स्टेट क्या है, यानी कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो गया, लोकल अथॉरिटीज हो गया एंड अदर अथॉरिटीज, वो किस में आती हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा ये एक तरह से आइडियल्स हैं, एक तरह से डायरेक्शंस हैं जो किसी भी स्टेट को जारी करी गई हैं when it formulates policies and enacts law। जब भी वो कोई पॉलिसी बनाए या लॉ को इनेक्ट करने जा रहे हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझना। अब आगे पढ़े, देखिए दे आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर एनमरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दे सीक्स टू एस्टैब्लिश इकोनॉमी एंड सोशल डेमोक्रेसी इन दी कंट्री। तो इंपॉर्टेंटली याद रखना किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी के लिए इनको बनाया गया था, ठीक है। दे वर incorporated in our constitution in order to provide economic justice and to concentrate of wealth in the hands of few people। मतलब एक ही जगह पे वो सारी पावर, सारी वेल्थ इकट्ठी ना हो जाए, इसलिए ये डीपीएसपीज जारी करी गए थे। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखिए मनरेगा जैसे स्कीम्स आई, ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम्स है, ये किस पर्पस के लिए, ये वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए था, ठीक है। ये डीपीएसपी के तहत ही स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, ठीक है। डीपीएसपी मैंने जैसे बताया क्या है, एक आर्टिकल आइडियल्स हैं, ठीक है, जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, फॉर देयर वायलेशन, ठीक है। अगर वायलेशन होती है तो वहाँ पे एनफोर्सेबल नहीं है। मान लीजिए कि स्टेट फिर क्या करेगी, स्टेट तो चाहे इसको फॉलो करे या ना फॉलो करे, तो बिल्कुल फॉलो करे या ना फॉलो करे, तो ये इसके लिए कौन बैठे हैं, इवैल्यूएट कौन करेंगे, पब्लिक इवैल्यूएट करेगी, और अगले बार उसकी गवर्नमेंट सरकार आने नहीं देगी। जैसे मैंने शुरू में बताया था, इफ स्टेट फेल्स टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन वन कैन नॉट गो टू लॉ। जैसे हम लोगों ने बताया नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं मॉरल के बिहाफ पे, या फिर एक तरह से हम लोग ये भी कहा गया कि ये फंडामेंटल है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। फॉर प्रोवाइड्स ए यार्ड स्टिक फॉर मेजरिंग सक्सेस और फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार ने वाकई
क्या वेलफेयर के लिए काम किया, क्या डीपीएसपी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाई, तो उस वो किससे हम लोग देख सकते हैं सक्सेस और फेलियर ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा देख सकते हैं, डीपीएसपी के द्वारा। तो मैंने कहा ट्रिक के लिए बने रहें, आगे हम लोग ट्रिक डेफिनेटली पूरी की पूरी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप लोग 36 to 51 तक अपने सारे आर्टिकल्स याद कर लेंगे। तो डीपीएसपी जाने की कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी 4 अक्षर हैं, ठीक है, तो आते भी किस में है, चौथे पार्ट में ही आते हैं। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से, आयरिश। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स क्या है, कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए आर्टिकल 36 to 51 डील किसके साथ करते हैं, डीपीएसपी के साथ, और 3 तरह के आगे फॉल प्रिंसिपल्स में डिवाइडेड है, कौन से, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में। अब जैसे मैंने बताया इनको ये कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इन वर्ड्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो डीपीएसपीज आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि इशूड किए गए थे गवर्नर जनरल को और गवर्नर ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और किस एक्ट के अंडर, एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन थी कि आपको इस तरीके से काम करना है। अब जैसे मैंने अभी बताया ये एक तरह से क्या है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट के लिए। अब देखिए याद कैसे करें, 36 से 51 तक आर्टिकल्स याद कैसे करने, हम लोग सीधा डायरेक्टली उस पे चलते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं 43 बी तक आप लोगों को याद करवाऊंगा। सबसे पहले आती है हमारे पास आर्टिकल 36, वो क्या है, डेफिनेशन। भाई डेफिनेशन क्या है स्टेट की, मैंने ऑलरेडी बताया, सेम जो आर्टिकल 12 में है वही डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे है। एप्लीकेशन, अब देखिए आर्टिकल 37 में बताया गया है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जाने की उस यहाँ पे बताया गया कि ये को जो राइट्स हैं ये एनफोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट के द्वारा, लेकिन ये फंडामेंटल हैं किसी भी गवर्नमेंट की गवर्नेंस के लिए। आर्टिकल 37 में ये चीज़ बताई गई है। अब शुरू करते हैं ट्रिक जिसके थ्रू हम लोग आर्टिकल 38 to 43 बी तक का सारे आर्टिकल्स याद करेंगे। तो शुरू करते हैं 38 में कहा गया वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई। कैसे हम लोग कर सकते हैं, मिनिमाइज कीजिए इनइक्वालिटीज़ इन इनकम स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए लोगों को रोजगार के लिए। तो ये क्या आ गया हमारे पास, प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी कि हमारा W, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 39 क्या कहता है हमारे पास, एडिक्वेट मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहाँ पे आ गया हमारे पास, आर्टिकल 39। लाइवलीहुड होना चाहिए सबके पास, ठीक है। अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा E। तो फर्स्ट था वेलफेयर, सेकंड आ गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क E, एंड नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 39A जो कि एक अमेंडमेंट के द्वारा ऐड ऑन किया गया था क्लॉज, आर्टिकल 39A, फेयर लीगल सिस्टम एंड फ्री लीगल एड, तो जिसको मैं इस तरीके से आप लोगों को याद कराऊंगा, लव। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वी लव। नेक्स्ट है हमारे पास पंचायत, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, आर्टिकल 40 एंड एंडोर देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। तो पंचायतों का ऑर्गेनाइज किया जाए। देखिए ये टाइम 1945 की बात थी, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें राइट्स बनाए गए थे, ठीक है। तो पंचायत हमारे पास, तो वी लव टू के बाद क्या आ गया, प्ले। तो प्ले मैंने कहाँ से याद किया, पंचायत से। लव लीगल E, इक्वल वर्क वी W, यानी कि वेलफेयर। तो वी लव टू प्ले तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो आर्टिकल जैसे कि मैंने बताया 38, 39, 39A एंड 40। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राइट टू वर्क, ठीक है। आर्टिकल 41 में बताया गया कि हर एक के पास राइट टू वर्क, तभी तो मनरेगा जैसी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, 100 दिन का रोजगार, ठीक है। तो राइट टू, वी लव टू प्ले विद, तो W कहाँ से आ गया हमारे पास, वर्क के लिए, वी लव टू प्ले विद। आर्टिकल 42 मैटरनिटी रिलीफ एंड गुड वर्किंग कंडीशन, तो M, वी लव टू प्ले विद मदर्स, ठीक है। तो मैंने मैटरनिटी आर्टिकल 42, देन 43 लिविंग वेज फॉर ऑल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। सबके पास रोज़गार होना चाहिए, ठीक है, एक उनको सैलरी दी जानी चाहिए और कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, वी लव टू प्ले विद मदर्स, कूल, तो कूल कहाँ से हम लोगों ने, कॉटेज। तो आर्टिकल 43A क्या आ गया हमारे पास, पार्टिसिपेशन, यानी कि मदर्स कूल
पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 43B क्या है, प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना, तो वो क्या आ गया हमारे पास कार्ड्स। तो इस तरीके से मैंने अपने आर्टिकल 38 से आर्टिकल 43B तक सारे याद कर रखे हैं। कैसे, वी लव टू प्ले विद मदर स्कूल प्लेइंग कार्ड्स। तो W जैसे कि मैंने बताया वेलफेयर, E हमारे पास इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लव यानी कि लीगल एड, ठीक है, 2 कुछ भी नहीं था, प्ले, P हमारे पास क्या आ गया हमारे पास पंचायत, W हमारे पास क्या आ गया राइट टू वर्क, M मैटरनिटी, कूल यानी कि C हमारे पास क्या आ गया कॉटेज इंडस्ट्रीज, P प्लेइंग कार्ड्स यानी कि हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट एंड C यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को 38 to 43 भी एकदम से याद हो गया होगा। वी लव टू प्ले विद मदर स्कूल प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। DPSP आर्टिकल 44 to 51 तक क्या है हमारे पास। देखिए 44 में हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एक कंट्री है तो एक ही लॉ होना चाहिए, तो इसको हम लोग अलग दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरे तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आगे देखिए 44 45 क्या आ गया, चाइल्ड केयर अप टू एज ऑफ 6 एंड एजुकेशन, बच्चों की चाइल्ड केयर होनी चाहिए और उनकी एजुकेशन होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ SC/STs कैसे, एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के द्वारा एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, वो आ गया हमारे पास आर्टिकल 46। 47 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स यानी कि ड्रग्स वगैरह, ड्रिंकिंग अल्कोहल को दूर किया जाए, ठीक है। इंक्रीज पीपल्स लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे मैंने बताया मिड डे मील स्कीम। तो देखिए ये जितनी स्कीम्स आज लॉन्च होती है वो आपके DPSP ही डायरेक्शंस हैं, ठीक है। उसी के दौरान सरकार क्या करती है, एक नई पॉलिसीज़ नई स्कीम्स लेके आती है। पब्लिक हेल्थ एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, काउ स्लॉचरिंग यहाँ पे आर्टिकल 48 प्रोहिबिशन है, ठीक है। देन साइंटिफिक एंड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री अगेन आर्टिकल 48। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कहाँ पे 48A। 49 में क्या बोला गया, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स, जितने भी हमारे देश के मोनूमेंट्स उनकी प्रोटेक्शन, आपने न्यूज़ में भी एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा, ठीक है। जितने भी मोनूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट बनाई जाती हैं। एंड अदर प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की सेपरेशन की बात कहाँ पे की गई, आर्टिकल 50 में। एंड 51 कहाँ पे आ गया हमारे पास, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इस चीज़ के लिए क्या किया हम लोगों ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे अच्छे रिलेशंस बन पाएँ। तो अब इसको याद कैसे किया जाए, ठीक है। टू रिमेंबर आर्टिकल 44 टू हमारा 51 तक आर्टिकल कैसे याद किया जाए, तो यूनिवर्सिटी फोकस ऑन चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ SC/STs एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट एंड काउ स्लॉचरिंग एंड प्रोटेक्ट्स एनवायरनमेंट एंड मोनूमेंट्स ऑन एडवाइस ऑफ जुडिशरी एंड एट इंटरनेशनल लेवल। बस ये एक पैरा याद कर लो कि यूनिवर्सिटी का क्या फोकस है। यूनिवर्सिटी मतलब हमारा, तो आर्टिकल 44 जहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की। चाइल्ड केयर 45 आर्टिकल, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी किसके ऊपर फोकस कर रही है, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें किनको, SC एंड STs को, और प्रोहिबिट कर सके इंटॉक्सिकेंट और काउ स्लॉचरिंग को, और प्रोटेक्ट कर सके एनवायरनमेंट एंड मोनूमेंट्स को। किसकी एडवाइस पे, ऑन द एडवाइस ऑफ जुडिशरी एट इंटरनेशनल लेवल। तो देखिए बस एक पैरा से, जैसे हम लोगों ने पहला पार्ट याद किया, वी लव टू प्ले विद मदर्स प्लेइंग कार्ड, तो उसी तरीके से ये छोटा सा पैरा याद कर लो। मैं कह रहा हूँ एक DPSP आपको याद हो जाएगा। तो आर्टिकल 44, तो यूनिवर्सिटी फोकस ऑन यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ये आ गया हमारे पास आर्टिकल 44। देन चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के बारे में 45 में बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट चाइल्ड केयर और एजुकेशन किस पर्पस के लिए, ताकि प्रोटेक्ट कर सकें SC/STs को और प्रोहिबिट कर सकें आर्टिकल 47 में इंटॉक्सिकेंट्स को। आर्टिकल 48 हमारे पास काउ स्लॉचरिंग को भी प्रोहिबिट किया था। देन हमारे पास आर्टिकल 48A प्रोटेक्ट्स एनवायरनमेंट एंड 49 मोनूमेंट्स ऑन द एडवाइस ऑफ जुडिशियरी एंड इंटरनेशनल लेवल। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक एक आर्टिकल याद हो गया होगा हमारे DPSP का, और DPSP काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि ये है क्या, एक तरह से डायरेक्शंस हैं, और हम लोग इनको रिव्यू कौन करता है, वो ओपिनियन कौन देता है, पब्लिक देती है अपनी वोट के थ्रू, अगली बार उसी सरकार को लाके या ना लाके। फेलियर एंड सक्सेस सब कुछ हम लोगों को DPSP के थ्रू ही पता चलता है कि वाकई उन्होंने वेलफेयर किया स्टेट का,
अब देखिए, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये डिवाइडेड है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल में और लिबरल में, ठीक है। सोशलिस्टिक यानी कि जैसे मैंने बताया सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो वो प्रिंसिपल्स कौन लेके आए? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। तो क्या क्या आर्टिकल्स आ जाते हैं हमारे पास? आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। तो ये सारे आर्टिकल्स हमारे पास सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में आते हैं। नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल, जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी के बेसिस है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पता है कि गांधीयन थिंकिंग क्या थी? नॉन वायलेंट सोशल ऑर्डर, जैसे कि स्वराज, सेल्फ रूल, सर्वोदय, वेलफेयर फॉर ऑल, स्वावलंबन यानी कि सेल्फ रिलायंस, इन सब चीज़ों को, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल्स क्या हैं जो गांधीयन थॉट्स को रिफ्लेक्ट्स करते हैं। कौन कौन से आर्टिकल आ जाते हैं हमारे पास? आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ट्रिक बता दी कि कैसे हम लोगों ने याद करना है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कौन से आगे हमारे पास? जो कि लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड ऑलमोस्ट जो हमारे पास थर्ड पार्ट में मैंने आप लोगों को याद करवाए यूनिवर्सिटी वाले, वो सारे आर्टिकल्स हमारे कौन से? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आते हैं। आगे देखिए, नए जो प्रोविजंस थे डीपीएसपी के, जो अमेंडमेंट्स के द्वारा, तो देखिए 4 नए डीपीएसपी ऐड ऑन हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। कौन से? एक तो एडेड क्लॉज इन 39, ठीक है, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। देन 39 एज ए आर्टिकल कौन सा? 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, जो कि मैंने लव से रिप्रेजेंट किया था। देन 43A जो ऐड ऑन किया था, टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, जो कि हम लोगों ने पार्टिसिपेशन, जैसे कि मैंने प्लेइंग कार्ड से रिप्रेजेंट किया था। 48A जो कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड दी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी वाले पार्ट में अच्छे से पढ़ा था। तो देखिए वो डेफिनेटली ट्रिक हेल्प करेगी आप लोगों को इन आर्टिकल्स को याद करने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 एडेड वन मोर डीपीएसपी विच रिक्वायर द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज इन आर्टिकल 38। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, आर्टिकल 45 का जो सब्जेक्ट था कि मीन्स राइट टू एजुकेशन, इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से मूव करके आर्टिकल 21A, जो कि आर्टिकल 21 था हमारे पास क्या, जो कि फंडामेंटल राइट्स में भी मैंने बताया था, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज़ में, कि राइट टू एजुकेशन क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, तो आर्टिकल 21A में मूव कर दिया गया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको अच्छे से अमेंडमेंट है, याद रखना है इसको, अमेंडमेंट। तो देखिए इसका मेन मोटिव ये भी था एक डीपीएसपी का, मैं बता दूं कि अगर आगे इन फ्यूचर में कुछ ये वो राइट थे जो फ्यूचर में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेगी तो हम लोग इनको फंडामेंटल राइट यानी कि एनफोर्सेबल भी बना देंगे। तो ये जैसे 21 को इन्होंने एनफोर्स कर दिया। 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011 एडेड ए न्यू डीपीएसपी, जो क्या था, रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कार्ड्स के, प्लेइंग कार्ड्स के थ्रू मैंने बताया था। इट एनविसेजेस दैट द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43B। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से पूरा का पूरा डीपीएसपी समझ आया होगा। क्या क्या अमेंडमेंट्स थी वो सारी हम लोगों ने डिस्कस करी, और ट्रिक्स क्या थी वो भी अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस की। सेकंड वीडियो जो कि हम लोग ऑलरेडी हमारा चल रहा है 1000 MCQs का, डीपीएसपी के रिलेटेड सारे डिस्क्रिप्शन में हैं, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो के बारे में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो थोड़ा सा मैं आगे अगर नटशेल की बात करूं तो डीपीएसपी से एक तरह से क्या है, प्रिंसिपल्स हैं जो क्या है स्टेट को अपने माइंड में रखने हैं जब भी वो पॉलिसी बनाएंगे, और ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब हम लोग अप्रोच नहीं कर सकते इसकी, लेकिन डेफिनेटली रिव्यू तो कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ओपिनियन देने का हक है, और हमारा ओपिनियन क्या है, हमारी वोट। अगले इलेक्शंस में इनको बताएंगे कि इन्होंने इस बार वाकई वेलफेयर किया या नहीं किया। तो ये था हमारे पास डीपीएसपी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और कमेंट करके एंड वीडियो को लाइक करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।